नमस्कार मित्रों, बेसिक साइंस लर्निंग में आपका स्वागत है। हम विज्ञान के कक्षा 7 का 18वां एपिसोड पढ़ रहे हैं। तो चलिए नए सदवाक्य से इसकी शुरुआत करते हैं। दूसरे के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। दूसरे के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है। लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है। मित्रों, हम विज्ञान के कक्षा 7 के पाठ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम भाग 4 में अन्य चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में विशेष रूप से जाना तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी हमने विशेष रूप से चर्चा की और उसके बाद कुछ क्रियाकलापों के बारे में भी हमने जाना। हमने यह भी जाना कि भौतिक परिवर्तन में पुनः कोई वस्तु अपनी पुनः आकार में या अपनी अवस्था में आ जाती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अब हम अन्य क्रियाकलाप के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। जैसा हमने पहले बताया था कि यदि रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो कागज़ को जला देने पर पुनः कागज़ अपने स्थान या अपनी अवस्था में वापस नहीं आ पाती, यह रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह से चीनी का जल में बना शरबत मीठा होता है, जबकि चीनी जलने पर कड़वी हो जाती है। चीनी का जल में बना शरबत मीठा होता है, यह एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि चीनी जलने पर कड़वी हो जाती है और पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आती, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका प्रयोग के लिए हम एक बीकर या गिलास में पानी लेते हैं और इसमें 2 चम्मच या अन्य चम्मच पानी के बाद चीनी डालते हैं। इसको हम घोल करके शरबत को चखें। हम क्या देखते हैं कि चीनी घोलने पर यह आसानी से घुल जाती है। जैसे जैसे हम चीनी घोलते जाएंगे, वह चीनी की घोलने की मात्रा कम होती जाती है और यह एक ऐसी स्थिति आती है कि चीनी का घुलना बंद हो जाता है। यह एक प्रकार का संतृप्त विलयन हो जाता है। यदि हम इसको गर्म करें तो दोबारा यह घुलने लगता है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार एक चम्मच में चीनी लेकर उसे स्प्रिट लैंप पर थोड़ी देर तक गर्म करें। हम देखते हैं कि चीनी पिघलती है, उसमें बुदबुदाहट होती है, उसके बाद वह भूरे काले रंग के पदार्थ में बदल जाती है। चीनी के शरबत के वाष्पन से हम पुनः चीनी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु चीनी को जलाने से प्राप्त पदार्थ, जिसे हम कैरामेल कहते हैं, उसको ठंडा करने पर पुनः चीनी प्राप्त नहीं हो सकती। चीनी को गर्म करने पर रासायनिक क्रिया होती है और एक नया पदार्थ बनता है जो चीनी से भिन्न होता है। अब हम अन्य क्रियाकलाप के बारे में बात करेंगे। गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन है, जबकि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। एक लोहे के छड़ को क्लैंप से पकड़कर चित्र के अनुसार हम स्प्रिट लैंप पर गर्म करते हैं। क्या देखते हैं कि पुनः स्प्रिट लैंप को बुझाकर राड को हम ठंडा कर देते हैं, तो देखते हैं कि जो लोहा गर्म होने पर छड़ लाल रंग की हो जाती है, वह पुनः ठंडे होने पर पुनः काली रंग अर्थात पूर्व की स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे का साफ तवे पर थोड़ा जल डाल देते हैं, उसके बाद हम अवलोकन करते हैं तो क्या दिखाई देता है कि जल वाले स्थान पर भूरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है, या इसे लोहे का जंग लगना कहते हैं। या एक कील को यदि हम पानी में डालें तो क्या देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उसमें हल्का भूरापन आ जाता है। यह एक प्रकार का जंग लगना है। इसे एक साफ सफ़ेद कपड़े से पोंछने पर जंग कपड़े पर भूरे रंग का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जंग से पुनः लोहा जटिल प्रक्रियाओं द्वारा ही बनाया जा सकता है। इसलिए कबाड़ी वाले जंग लगी वस्तुओं को बहुत कम दाम देते हैं, अर्थात उसका बहुत कम दाम आंकते हैं। यदि हम अभिक्रिया की बात करें तो लोहा ऑक्सीजन अर्थात नमी
युक्त ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और जल से अभिक्रिया करके जंग लग जाती है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। अब हम भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरे गुण की बात करें तो परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुणों, अवस्था, रंग आदि में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन संभव नहीं होता है। वहीं रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। यदि हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, अर्थात वह दोनों अवस्थाओं में चलता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ दोनों दिशाओं में अभिक्रिया करता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक ही दिशा में अभिक्रिया करता है, जो अनुत्क्रमणीय होता है। यह रहा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की बात। अब हम आगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के लिए अन्य प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अब हम आगे मुख्य रूप से अन्य विषय के बारे में बात करेंगे, जिसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण, जैसा कि नाम से हम परिचित हैं, समुद्र को जल में वाष्पित कर हम नमक बनाने की प्रक्रिया को कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। गुड़ बनाने की प्रक्रिया पके हुए गन्ने के रस के गाढ़े द्रव अर्थात राब को लंबे समय तक रखने के उपरांत उसमें चीनी के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, यह हमने देखा है। किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े अमाप तथा बड़े आकार के क्रिस्टल को उसके विलयन प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को प्राप्त करने की विधि के बारे में जानेंगे। एक बीकर हम लेते हैं, उसमें हम या एक थिसिल फनल लेते हैं, उसमें हम 1 कप पानी लेते हैं, उसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालते हैं और उसको हम जल को गर्म करते हैं। जब यह उबलना प्रारंभ हो जाता है तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल देते हैं और चम्मच की सहायता से हम उसको घोलते जाते हैं। जब वह घुलना बंद हो जाता है तो एक अन्य बीकर में विलयन को हम फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। बीकर को स्थिर स्थान पर रखने पर हम देखेंगे कि ध्यान रहे कि वह हिले डुले नहीं। तो कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद हम क्या देखते हैं कि वह उसके ऊपर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर की तली में दिखाई देने लगते हैं। यह एक प्रकार का क्रिस्टल है जिसे हम कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कहते हैं। कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल को हम नीला थोथा या ब्लू विट्रियल भी कहते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप में देखा कि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वह एक नीले कलर का होता है, इसलिए हम इसको नीला थोथा या ब्लू विट्रियल भी कहते हैं। इसका सूत्र या अणुसूत्र CuSO4 5H2O होता है। हमने बताया कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को कुछ दिन रखने पर उसके क्रिस्टल बन जाते हैं और यह उसकी तली में दिखाई देने लगते हैं। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। सामान्यतः प्रत्येक रासायनिक पदार्थों के क्रिस्टल की एक विशिष्ट आकृति होती है जो उसकी विशिष्ट पहचान भी बनती है। कई ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनके रासायनिक पदार्थ के क्रिस्टल की आकृति को हम दर्शा सकते हैं, जिसका हम अध्ययन आगे हम करेंगे। यदि हम क्रिस्टल की बात करें तो क्या देखते हैं कि नीले रंग का क्रिस्टल
कॉपर सल्फेट का होता है, उसी प्रकार कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके क्रिस्टल हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फिटकिरी, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। आप देख रहे हैं कि नीला थोथा अर्थात कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बिल्कुल नीले कलर का है, इसलिए हम इसे नीला थोथा भी कहते हैं। अब हम अन्य पदार्थ के क्रिस्टल के बारे में हम जानेंगे। पहले हम बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल की। जैसा कि ऑक्जेलिक अम्ल का क्रिस्टल बिल्कुल सुई के आकार का होता है। यह क्रिस्टल बहुत ही नुकीला होता है और आसानी से हमारे हाथ में गड़ सकता है, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक हमें इसको इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। यह ऑक्जेलिक अम्ल का क्रिस्टल जो है वह सुई के आकार के क्रिस्टल होते हैं। अब हम आगे टार्टरिक अम्ल के क्रिस्टल की बात करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल के जो क्रिस्टल होते हैं वह सुई के आकार के होते हैं। अब हम टार्टरिक अम्ल के क्रिस्टल की बात करें तो टार्टरिक अम्ल के जो क्रिस्टल होते हैं वह मकड़ी के जाले की तरह होते हैं, जो बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह दिखाई पड़ते हैं और उसमें कई नुकीली चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और साइट्रिक अम्ल के जो क्रिस्टल होते हैं वह तारे की आकृति के दिखाई पड़ते हैं। तो मित्रों, आज के भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन का पाठ यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है कि यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।